कहानी की शुरुआत में हम हसीमोटो नाम के एक मिडिल एज्ड आदमी को देखते हैं जो गिंजन नाम के शहर में टोक्यो में रहता है। उसे हाल ही में अपनी नौकरी से निकाला गया है और वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा है। एक सुबह जब वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री जाता है, ड्रायर में कपड़े डालने के बाद में वो सोचता है काश उसे अभी एक बियर मिल जाए, और अचानक से इतने में ड्रायर के अंदर से कुछ गिरता है और जोर से आवाज आती है। देखने पर उसे एक बियर का कैन मिलता है। शुरू में हसीमोटो को लगता है कि शायद किसी ने इसे गलती से छोड़ दिया होगा, लेकिन वो तब चौंकता है जब उसे पता चलता है कि ये जो बियर है वो अभी भी चिल्ड है। लॉन्ड्री के एक दूसरी जगह पर यहाँ का क्लीनर एक बूढ़ा आदमी जो कि कैजुअली कहता है कि ये ड्रायर सभी की विश पूरी करता है। हसीमोटो तो उसे पागल समझता है और उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन अब वो ओल्ड आदमी उसके पास में आकर जोर देते हुए कहता है कि वो सच बोल रहा है। अब जब वो चला जाता है तो हसीमोटो उस बियर के कैन को पीने लगता है, और जब तक उसके कपड़े धुल रहे होते हैं तभी इसी दौरान यहाँ पर एक लड़की आती है और वो अपना लॉन्ड्री डालती है। हसीमोटो को कभी भी लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं रही थी, इसी वजह से वो हमेशा सिंगल ही रहा है। वो घबराकर अपनी सीट के किनारे सरक जाता है ताकि लड़की को बैठने की जगह मिल जाए। लड़की उसके बगल में बैठती है और बातचीत वो शुरू करती है। वो बताती है कि उसने उसे लॉन्ड्री में कई बार देखा है और उसे उस पर अब क्रश हो गया है। हसीमोटो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपनी खाली पड़ी बियर के कैन को डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन कैन जमीन पर गिर जाती है। जब वो उसे उठाने के लिए जाता है तो कोंडो नाम की ये लड़की अब रोने लगती है। हसीमोटो अब काफी असहज हो जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। कोंडो बताती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन किसी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हसीमोटो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसकी भी जॉब से उसे निकाला गया है। वो कहता है कि 40 इंटरव्यू देना अपने आप में एक काबिलियत है। इसका मतलब यह है कि वो दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ये बात सुनकर कोंडो अपने सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखती है और वो उसे थैंक करती है क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर होते हुए भी उसकी मदद की। इसके बाद में हसीमोटो अपने कपड़े लेकर वहां से निकलता है और उसे गुड बाय कहता है। अब जाते जाते वो लड़की उसे अपना नाम भी बताती है जो कि है कोंडो। इस इंटरेक्शन के बाद में हसीमोटो बहुत ही खुश होकर घर लौटता है। रात को उसकी मॉम का फोन आता है। वो बताती है कि उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें इलाज के लिए 3 लाख येन चाहिए। हसीमोटो पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके पास में ना ही जॉब्स है और ना ही सेविंग्स। फिर भी वो वादा करता है कि वो उसे पैसे भेज देगा और जल्द मिलने भी आएगा। अगली सुबह वो फिर से लॉन्ड्री मैट में जाता है। उसे अब भी लगता है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो बकवास कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एक बार इस चीज को टेस्ट करना चाहता है। वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और 3 लाख येन की मांग करता है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद में उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है। वो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से ड्रायर के अंदर से एक नोटों का बंडल निकल कर आता है। हसीमोटो उसे उठाता है और अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में काम कर गया। बंडल में ठीक ठाक उतना ही अमाउंट था जितना कि उसने मांगा था। जब वो पैसे लेकर निकलने लगता है तब वो देखता है कि कल की बियर कैन गायब हो रही है। बूढ़ा आदमी फिर से आता है और बताता है कि जो चीजें तुमने ड्रायर विश से प्राप्त की थी वो एक दिन के भीतर ही गायब हो जाती हैं। हसीमोटो उसे थैंक्स कहता है और तेजी से अब बाहर निकलता है। उसे बाहर कोंडो फिर से मिल जाती है और वो बताती है कि पहली बार किसी कंपनी ने उसे सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हसीमोटो उसे बधाई देता है और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। कोंडो उसे बात करते हुए सुनती है और उसके बीमार पिता के बारे में वो जान जाती है। थोड़ी बातचीत के बाद में हसीमोटो जल्दी ही पैसे भेजने के लिए चला जाता है, इससे पहले कि ये गायब हो जाए। इसके बाद में वो फिर लॉन्ड्रीमेट में जाता है। अब उसका प्लान ये है कि वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को इसी मशीन से सॉल्व करेगा। इस बार वो विश करता है कि एक अच्छा सा सूट जो कि वो इंटरव्यू में पहन सके। वो पूरे दिन अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यूज देने के लिए जाता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो उसे कंपनीज के द्वारा काफी सारे रिजेक्शन लेटर मिलते हैं और फिर वो सूट भी उसकी आंखों के सामने ही डिसअपेयर हो जाता है। शायद उसे विश करनी चाहिए थी एक अच्छी जॉब ऑफर की। इस फेलियर के बाद में हसीमोटो सोचता है कि अब जब उसके पास में अनलिमिटेड पैसों के सोर्स हैं तो जॉब के पीछे भागना बेकार है। अब उसे अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करनी चाहिए। तो अगली सुबह वो इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो और वो अब एक विश करता है एक कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लड़की का। वो चाहता है कि वो लड़की मॉडल जैसी दिखे और सभी लोग देखकर उससे जलें। ड्रायर अब इतने में एक स्टनिंग लड़की को बाहर निकालती है और हसीमोटो उसकी खूबसूरती को देखकर मेस्मराइज्ड रह जाता है। वो उसके पास में जाता है और कहता है कि क्या वो उसके घर चलेगी। लड़की उसे पहले ही डेट में बोल्ड होने पर थप्पड़ मार देती है और वो लड़की यहाँ से गुस्से में अब निकल जाती है और हसीमोटो स्टन रह जाता है। इस बार वो इस गलती से
सीखता है और अगली बार विश करता है एक स्वीट और प्यारी सी गर्लफ्रेंड जो कि उसे बहुत ही प्यार करे। ड्रायर फिर से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकालता है और खुशी खुशी उसके साथ में डेट पर जाने के लिए वो तैयार भी हो जाती है। हाशिमोटो उसे शॉपिंग पर ले जाता है और ड्रायर के पैसों से उसे सब कुछ खरीद कर देता है जो वो चाहती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ड्रायर से आने वाले ह्यूमंस को ये पता नहीं होता है कि उसका ओरिजिन क्या है। वो खुद को रियल लोग समझते हैं। दिन के अंत में हाशिमोटो उसे अपने घर लाता है, जिसके बाद में वो दोनों तय करते हैं कि वो दोनों पूरी रात में सिर्फ बात करेंगे। लड़की उसकी हथेली देखकर कहती है कि तुम्हारी लाइफ काफी शॉर्ट है। हाशिमोटो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। सुबह जब वो फाइनली किस करने की कोशिश करता है तो वो लड़की इतने में अब गायब हो जाती है। बस उसके खरीदे हुए कपड़े और गहने पीछे रह जाते हैं। हाशिमोटो को उस लड़के से कनेक्शन फील हुआ था, लेकिन अब उसके पास में अनलिमिटेड गर्लफ्रेंड का ऑप्शन है, तो वो उदास नहीं होता। अब हर रोज वो लॉन्ड्री मैट में जाता है और एक नई गर्लफ्रेंड की विश करता है। हर बार एक नई अलग पर्सनालिटी वाली लड़की आती है, वो उन्हें डेट्स पर ले जाता है और एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद कर देता है। और ये सभी पैसे ड्रायर से निकले हुए थे। वो अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डेट पर होता है तो कोंडो उसे देख लेती है। वो जीलेस हो जाती है और सीक्रेटली उनका पीछा करने लगती है। वो दोनों ज्वेलरी स्टोर तक जाते हैं। हाशिमोटो यहाँ पर उस लड़की के लिए एक एक्सपेंसिव रिंग खरीद रहा था, जिसे देखकर कोंडो को काफी गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता है कि कुछ दिनों में उसके पास में इतना पैसा कहाँ से आया। रात को जब हाशिमोटो फिर से लॉन्ड्री मैट जाता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात कोंडो से हो जाती है। वो उससे पैसों के बारे में पूछती है। हाशिमोटो कहता है कि उसने लॉटरी जीती है। कोंडो को ये भी पता चल जाता है कि वो कैजुअली उस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है। कोंडो सोचने लगती है कि वो लड़की उसे बिगाड़ रही है और सिर्फ पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। हाशिमोटो अब वो इंसान नहीं रहा जिससे उसे कभी लगाव हुआ था। वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर से पैसों का बंडल लेकर चला जाता है। इसके बाद में एक फैंसी रेस्टोरेंट में वो डेट पर जाता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड को टेरेस पर ले जाता है। वो उसे रिंग देता है और उससे आई लव यू कहता है। कुछ देर में वो लड़की भी डिसअपेयर हो जाती है, बस उसकी रिंग ही पीछे छोड़ जाती है। अब जैसा कि ये सभी उसका रूटीन बन चुका है, हाशिमोटो उस रिंग को अपने पास में रख लेता है और अपने दिन पर आगे बढ़ जाता है। अब तक उसने हमेशा इनोसेंट लड़कियों की विश की थी और इस बार वो कुछ अलग ट्राई करना चाहता है। वो विश करता है कि सेडेक्टिव लड़की की। इसके बाद में ड्रायर में से एक सेडेक्टिव लड़की बाहर आती है, जिससे हाशिमोटो थोड़ा नर्वस हो जाता है। जब वो उससे फ्लर्टिंग कर रहा होता है तो कोंडो वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें छिपकर देखने लगती है। वो देखते हैं कि हाशिमोटो उसे कई सारी रिंग्स दे रहा है जो उसने अब तक कलेक्ट की हैं। इसी दौरान अब हाशिमोटो का उसकी मॉम का कॉल आता है। वो लड़की से कहता है कि वो कुछ देर के लिए चुप रहे, वो अभी आ रहा है। जब वो इस बात को नहीं मानती तो हाशिमोटो बाहर जाकर कॉल पर बात करने लगता है। कोंडो इस मौके का फायदा उठाती है और उस लड़की से बात करती है। वो उससे पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो का क्या कर दिया। लड़की उसे देखकर हंसती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। गुस्से में कोंडो अब उसकी रिंग छीनने की कोशिश करती है। इसी बीच में हाशिमोटो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जो वो बताती है कि उसके पिता को ऑपरेशन की जरूरत है। पैसों से ज्यादा वो चाहते हैं कि हाशिमोटो खुद उनके साथ में हो, लेकिन इसके बजाय वो तो लड़की को घुमाने में बिजी था। अब हाशिमोटो के सामने एक बार फिर से वो ओल्ड मैन आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात कहना भूल गया था उस ड्रायर के बारे में। जो भी चीज उस ड्रायर से निकलती है 24 घंटे में वो गायब हो जाती है। लेकिन हाशिमोटो कहता है कि वो इस बात को तो पहले से ही जानता है। अंदर दोनों लड़कियां रिंग के लिए लड़ रही होती हैं। अब नई लड़की यहाँ से चली जाती है, ये जानते हुए कि हाशिमोटो उसे चीट कर रहा है। हाशिमोटो कोंडो के पास में जाता है जहाँ वो रो रही थी। वो अब इच्छा करती है कि उसे वही हाशिमोटो चाहिए जिससे वो पहले मिली थी। इतने में हाशिमोटो उसी ड्रायर में से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके होते हैं और उसने अब वो पहने हुए हैं जो कोंडो से मिलते वक्त पहना था। हाशिमोटो तुरंत समझ जाता है कि कोंडो ने विश मांगी है, लेकिन जैसा कि वो ड्रायर से आया है तो उसके पास में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। वो सामने टीवी में देखता है कि कई लाखों के पैसे बैंक से अपने आप ही गायब हो गए। हाशिमोटो इसे देखकर पूरी तरह से हैरान है और उसे पूरा मैटर अब समझ में आ जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी की एंड होती है। तो दोस्तों ये थी टेल्स ऑफ द अनयूजुअल वॉशिंग मशीन मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतने, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।